तुर्की में एर्दोआन के खिलाफ भारी गुस्से को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है और एर्दोआन के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति एर्दोआन के इस्तीफे की मांग को लेकर खबर बड़ी है। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी का विरोध। तो फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें, ये इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां तुर्की में एर्दोआन के खिलाफ भारी गुस्से की ये तस्वीर देखिए। एर्दोआन के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोगों की ये तस्वीर सामने आई है। इस्तांबुल से ही तस्वीरें, राष्ट्रपति एर्दोआन के इस्तीफे की मांग, इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी का विरोध किस तरीके से सड़क पर उतरकर जताया जा रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने। हजारों लोगों की भीड़ के बीच लोगों का प्रदर्शन और इस बीच ये बड़ी खबर कि किस तरीके से तुर्की में लोग एर्दोआन के खिलाफ अब सड़क पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और तुर्की में एर्दोआन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। न्याय मंत्रालय की इमारत पर अटैक भी किया गया, हमला किया गया। इमारत में घुसने की कोशिश करते दिखे प्रदर्शनकारी। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरह जो न्याय मंत्रालय की इमारत है उस पर अटैक किया गया और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इमारत में घुसने की कोशिश करते रहे प्रदर्शनकारी और फिर उन्हें खदेड़ा गया, लेकिन आगजनी और हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां एर्दोआन के खिलाफ लोगों का गुस्सा और इस बीच सड़क पर बगावत की ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। लगातार होती नारेबाजी, पहले निकाला जा रहा था एक मार्च, लेकिन इसी मार्च के बीच उग्र होते प्रदर्शनकारियों की भी तस्वीर सामने आई है। नतीजा ये कि यहां हालात बिगड़ गए और न्याय मंत्रालय की इमारत पर तक हमला कर दिया गया। हालांकि एर्दोआन के खिलाफ एक बड़े मार्च का ऐलान किया गया था, हजारों लोगों की ये भीड़ सड़क पर मार्च कर रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक हालात बिगड़ गए और सड़क पर बगावत की भी तस्वीर सामने आई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि तुर्की से आ रही है। तुर्की के इस्तांबुल में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। 4 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। कई इलाके इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुके हैं, तो हालात काफी सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लाखों लोग जब सड़कों पर उतर आए तो अब 4 दिन के प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, किसी को इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, क्योंकि जिस इलाके में ये आगजनी हुई है वो बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव इलाका है और न्याय मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर आगजनी हुई, हिंसा हुई और अब लॉकडाउन का ऐलान किया गया। बगावत की आग सड़क पर जिस तरीके से फैलती गई, एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं और ये तुर्की के अंकारा ट्रिब्जोन में प्रदर्शन की तस्वीर है। एर्दोआन के इस्तीफे की मांग को लेकर ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पूरे तुर्की में बगावत की आवाज की ये गूंज है। हालांकि इस्तांबुल मेयर अरेस्ट का जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, उसी के बाद सड़क पर बिगड़ते हालात और एर्दोआन के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा, ये प्रदर्शन, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर डटी रही। लेकिन इस बीच तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन और विपक्षी पार्टियों के बीच राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि एर्दोआन राष्ट्रपति चुनाव के सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, जिसके बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हम आपको 5 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं इस्तांबुल में किस तरह लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि किसी कंट्रोवर्सी के तहत या साजिश के तहत इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की ग्रेजुएशन की उस डिग्री को रद्द कर दिया गया जो उन्हें 34 साल पहले मिली थी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि तुर्की जो पुलिस है, विपक्ष के नेता एक्रम को गिरफ्तार भी उन्होंने कर लिया। इस बीच तुर्की की अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जिससे जनता में असंतोष है, आक्रोश है। 2025 में तुर्की में महंगाई दर 39% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से महंगाई को लेकर भी लोगों का प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन ये जो सरकार में अस्थिरता है या राजनीति हो रही है, इसको लेकर भी लोग प्रदर्शन पर उतारू हैं।
और इस बीच इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अभी यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और यूक्रेन में एक के बाद एक 30 धमाके सुने गए हैं। आपको बता दें, क्रिवोरोड में रूस की भीषण ड्रोन स्ट्राइक की ये तस्वीरें भी सामने आई है। शहर में चारों ओर विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि एक बार फिर से किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। ये अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें, यूक्रेन पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, उसकी तस्वीर है और एक के बाद एक 30 धमाके सुने गए हैं। बड़ी खबर यह है कि क्रिवोरोड रूस की यहां पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद विध्वंस की यह तस्वीर सामने आई। और यूक्रेन का एक और शहर है किरोवोरोड में भीषण अटैक हुआ है। एक बार फिर से हमला हुआ है। यहाँ पर रूस के हमलों के बाद भारी विध्वंस देखने को मिल रहा है। किरोवोरोड में चारों तरफ तबाही की तस्वीरें देखिए तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह आगजनी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है, धुएं का काला गुबार देख रहे हैं आसमान की ओर उड़ता हुआ। लोगों में दहशत है। एक और शहर जो इस वक्त रूस के निशाने पर है। क्रिवोरोड में चारों तरफ तबाही की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, हालात को देखते हुए खबर यह भी है कि सभी ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया है। रूसी हमलों के बाद सेवाएं ठप बताई जा रही हैं। यूक्रेन के क्रिवोरोड में ही रूस ने जिस तरीके से बड़े अटैक को अंजाम दिया है, अलग अलग जगहों से आ रही इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से धमाकों की ये गूंज क्रिवोरोड में सुनाई दे रही है, क्योंकि लगातार हुए इन हमलों के बाद ये साफ है कि अब क्रिवोरोड में बड़े स्तर पर ऑपरेशन को चलाया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं लगातार। ट्रंप ने पहले पुतिन से बात की है, उसके बाद जेलेंस्की से बात की है। ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर बात की है। यूक्रेन जंग पर 1 घंटे तक ये पूरी वार्ता चली है। ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन की सारी शर्तों की जानकारी भी दी है और जेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत सकारात्मक और सार्थक हुई है। एक तरफ लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बातचीत का दौर भी जारी है। फिलहाल इस वक्त की लेटेस्ट खबर और बड़ा अपडेट आपके सामने, क्योंकि पुतिन के बाद जेलेंस्की से जो बात हुई है, रूस यूक्रेन महायुद्ध के हालात के बीच ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां सीज फायर पर ट्रंप ने पुतिन के बाद जेलेंस्की से बात की है। ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन की सारी शर्तों की जानकारी भी दी है। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें, सीज फायर पर ट्रंप ने पुतिन के बाद जेलेंस्की से जो बात की है, उसी के तहत यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस यूक्रेन साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। जी हाँ, ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन की सारी शर्तों की जानकारी दी, लेकिन पेच क्या है, दिक्कत क्या है कि बातचीत के बीच दोनों तरफ से हमले भी हो रहे हैं, जो इस वक्त ताज़ा स्थिति है ग्राउंड पर कि हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस कब्जे वाली जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं और ये जेलेंस्की को कह रहे हैं डंके की चोट पर। लेकिन इसी वजह से ही पेच फंसा हुआ है सीज फायर का कि दोनों देशों ने अपनी अपनी कंडीशंस, अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं, जिसके वजह से मामला जो है अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध विराम पर बातचीत सकारात्मक थी, ये तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव है, लेकिन जेलेंस्की रूस की शर्त मानने को तैयार नहीं है। तो मामला जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, अब सवाल ये खड़ा होता है। हालांकि इस बीच आपको यह बता दें कि पुतिन की जो शर्तें हैं, जिसके बारे में अभी फिलहाल ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की से बात की गई है, वो 7 शर्तें हैं क्या, जिसकी वजह से सीज फायर में पेच फंसा हुआ है। एक एक इंफॉर्मेशन अब उस आधार पर आपके सामने, क्योंकि 2022 के बाद कब्जे वाले इलाके रूस को मिले, ये पहली शर्त। नंबर 2, क्रिमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता दी जाए। नंबर 3, नीपर नदी के पूर्वी तट तक रूस का कब्जा। और नंबर 4, ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर रूसी कब्जा रहेगा। यहाँ अगली शर्त ये है, ये भी देख लीजिए कि यूक्रेन को नेटो और ईयू सदस्यता कभी नहीं मिलेगी। ये भी एक शर्त है जिसके लिए यूक्रेन लड़ रहा है, जिसके लिए ये युद्ध शुरू हुआ। अगली शर्त नंबर 6, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी रहेगी। ये भी एक शर्त है कि यूएस की तरफ से क्लियर नहीं होगा। यूरोप की पूर्वी दिशा में विस्तार नहीं करेगा नेटो, ये भी शर्त है, ये भी कंडीशन है। तो कैसे यूक्रेन बातचीत की मेज पर राजी हो पाएगा, उसे उस बात के लिए मना पाएंगे ट्रंप, ये देखना होगा।
सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और ये नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की गिरफ्तारी को लेकर एक सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, हिंसा के मामले में अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारी, हिंसा में टेरर कनेक्शन होने की आशंका और पत्थरबाजी का कश्मीर एंगल भी अब सामने आया है। हिंसा के आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा, बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है। मास्टरमाइंड फहीम खान की गिरफ्तारी के साथ साथ हिंसा मामले में अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर खबर है और इसी हिंसा में टेरर कनेक्शन होने की आशंका को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पत्थरबाजी का कश्मीर एंगल भी सामने आया है। हिंसा के आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा। तो आतंकी साजिश को लगातार ये एंगल पर इस पर जांच हो रही है, लेकिन इसका शक क्यों? 5 एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आपको वो 5 एंगल बता रहे हैं। पहला, टेरर कनेक्शन पर एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, जो एंटी टेरर स्क्वाड है। दूसरी बड़ी बात कि पत्थरबाजी का कश्मीर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से घाटी में होता था वैसे ही कुछ ऐसा हुआ। और तीसरी बड़ी बात कि बाहरी फंडिंग का भी शक है कि जो टेरर फंडिंग अगर हुई है या टेरर कनेक्शन है तो बाहरी फंडिंग का भी शक जताया जा रहा है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बाहरी फंडिंग और जिस तरीके से पथराव हुआ है उसी पैटर्न को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन 66 वीडियोस की जिस तरीके से जांच की जा रही है उसी आधार पर लगातार लोगों से पूछताछ भी हो रही है। यहां तक कि टूल किट और अफवाह फैलाने की रणनीति जिस तरीके से अपनाई गई है उसके बाद जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि आतंकी साजिश पर शक जिस तरीके से गहराता जा रहा है। 5 वो एंगल हमने आपको बताए जिसके आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, वो है कौन? पूरा नाम इसका फहीम शमीम खान बताया जा रहा है। इसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है। ये निवासी है यशोधरा नगर नागपुर का ही और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता रहा है फहीम खान। फहीम खान पर आरोप क्या क्या है आपको बता दें कि नागपुर में हिंसा से पहले इसने भाषण दिया था, लोगों को उकसाया था, 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया था, भीड़ को इकट्ठा करने का काम इसी ने किया था। भाषण के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था और फिर हिंसा हो गई थी। तो ये फहीम खान पर आरोप है। अब आपको नागपुर में कश्मीर पैटर्न को देखते हुए ही 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और समझा रहे हैं, क्योंकि पहली तस्वीर नागपुर हिंसा की है जिसमें आपके सामने है कि किस तरीके से उपद्रवियों ने चेहरे पर मास्क लगाए, रुमाल ठीक वैसे ही बांधा है जैसे कश्मीर में उपद्रवी आर्टिकल 370 हटने से पहले करते नजर आए थे। हालांकि ठीक कश्मीर पैटर्न पर उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते। हिंसा से महज कुछ घंटे पहले सैकड़ों लोगों को मोबिलाइज किया गया, इंटरनेट पर मैसेजेस सर्कुलेट हुए। कुछ ही देर में शहर में हिंसा की आग जिस तरीके से भड़की, उसी लिहाज से पत्थरबाजी के इस कश्मीर पैटर्न को देखते हुए भी मामले की जांच की जा रही है। और एक और बड़ी खबर यह कि जांच के दौरान नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच में पता चला है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स साइबर पुलिस के रडार पर हैं, उनमें से कुछ बांग्लादेश से चलाए जा रहे हैं। भड़काऊ पोस्ट और वीडियो बांग्लादेश से भी शेयर किए गए हैं और अब तक ऐसे 172 वीडियो सामने हैं पुलिस के, जो जांच हो रही है, जिनका कनेक्शन बांग्लादेश से सीधा बताया जा रहा है। यानी बांग्लादेश में लोग बैठकर पोस्ट कर रहे थे और भारत में ये उकसावे की कार्रवाई हो रही थी। लोगों को उकसाया जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए और हिंसा को अंजाम तक पहुंचाए जाने की साजिश रची जा रही थी। जिस तरीके से मामले की जांच हो रही है उसमें आतंकी साजिश के एंगल के बारे में एक जानकारी हमने आपको दी। इसी जांच पर और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मुंबई से जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो बांग्लादेशी कनेक्शन के खुलासे पर अभिजीत ठाकुर नागपुर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे करेंगे सवाल। उससे पहले जयप्रकाश, सवाल आपसे, आतंकी साजिश के एंगल के तहत अभी तक की जांच के बाद क्या बड़े खुलासे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर जो नागपुर सिटी साइबर पुलिस है उसने अलग अलग 4 एफआईआर साइबर एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की है। इसमें बीएनएस की धाराएं भी हैं। 2 अलग अलग एंगल पर साइबर पुलिस जांच कर रही है। पहला एंगल है कि 17 तारीख को यानी 17 मार्च को जिस दिन ये पूरा हिंसा दंगा हुआ उस दिन करीब 4-5 घंटे कितने सोशल मीडिया एक्टिव थे नागपुर में, खास करके महाल इलाके में, हंसा पुरी इलाके में और सिटी पार्क इलाके में, मोबिनपुरा इलाके में, यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव थे व्हाट्सएप के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए, एक्स पोस्ट के जरिए, उसको खंगाला गया है। और दूसरा जो दूसरी जांच साइबर पुलिस की, नागपुर सिटी साइबर पुलिस की, वो 17 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच
बीच में, यानी कल देर रात तक कितने सोशल मीडिया अकाउंट से ये जहरीले पोस्ट किए गए और इसमें कुछ आईपी एड्रेस बांग्लादेश के भी मिले हैं, कुछ आईपी एड्रेस नागपुर के और कुछ नागपुर के बाहर के भी हैं। इसमें कश्मीर एंगल भी आ रहा है, इसलिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। 2 टीमें एटीएस की नागपुर पुलिस के साथ में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो फहीम खान है उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है क्या, क्योंकि फहीम खान एक साथ 300 से 400 लोगों को मोबिलाइज करके इतने बड़े संख्या में जो है स्टोन प्लेंटिंग करवा के चेहरे पर रुमाल बांधकर, नकाब बांधकर सीसीटीवी को तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाली भीड़ को लीड कर सकता है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए मास्टरमाइंड फहीम खान के पीछे वाले मास्टरमाइंड की तलाश में अब नागपुर पुलिस, नागपुर एटीएस और मुंबई एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, साइबर पुलिस जुट गई है। और इसमें एक बड़ा एंगल ये आ रहा है कि इसमें अब तक जो 10 एफआईआर हुई है, इसके अलावा और भी कुछ एफआईआर हो सकती है। करीब 80 से 90 लोग अभी भी जीरो इन किए गए हैं, जिनकी स्कैनिंग की जा रही है सीसीटीवी के जरिए। और ये स्कैनिंग करके इन 80-90 लोगों पर भी रडार पर रखा गया, यानी गिरफ्तारियां जो अब तक हुई हैं, इसमें गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ेगी और ये मामला एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का मामला लग रहा है। बिल्कुल बड़ी बात जयप्रकाश आपने कही कि क्या फहीम खान के पीछे कोई और चेहरा है मास्टरमाइंड का, या कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा था, कहीं और से साजिश रची गई, या फिर आदेश दिया जा रहा था हिंसा का। बांग्लादेशी कनेक्शन क्या कुछ मिल रहा है, इसी पर हमारे साथ अभिजीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, क्या बताया जा रहा है, किन अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है सोशल मीडिया के जरिए जो सीधा बांग्लादेश से जुड़ रहे थे नागपुर में? देखिए, नागपुर साइबर पुलिस ने जो मामले दर्ज किए हैं उसमें तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस किया जा रहा था, उनके पोस्ट को जो है वो रडार में रखा गया था। इनमें से कुछ ऐसे अकाउंट्स पाए गए हैं जिनका आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है बांग्लादेश का, यानी वहां से भी ऐसे पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे थे। भीड़ को जुटाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए वो वीडियो सर्कुलेट की गई जिसमें औरंगजेब के कब्र को का रेप्लिका बनाकर जलाया जा रहा था, उसके पुतले को जलाया जा रहा था और पे वो चादर डाली गई थी और इस तरह के मैसेज फैलाए गए कि उस पर कोई धार्मिक संदेश लिखा हुआ था। और इसी वीडियो के फैलते ही भीड़ को जुटाने के लिए इस तरह के वीडियो फैलाने के बाद संदेश दिया गया और उसको जो शेयर किया गया वो बांग्लादेश से भी शेयर किया गया। इस तरह की बात जो है वो सामने आई है। साइबर पुलिस का ऐसा कहना है कि वहां से भी ट्रेस किए गए हैं ऐसे कुछ आईपी एड्रेसेस जिनसे ये वीडियो और पोस्ट शेयर किए गए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज उस पर आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और खासकर नागपुर में अगर हम आपसे बात करें तो संजय बाग, जहां का जो ये मास्टरमाइंड फहीम खान रहने वाला है, वहां जब हम कल पहुंचे तो हर व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल था उसमें वो वीडियो जरूर मौजूद थी। तो इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि हर नागपुर में हर उस एरिया में जहां पर वो वीडियो सर्कुलेट करना चाहते हैं उसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। और ऐसे में कुछ अकाउंट्स जिनसे वो वीडियोस शेयर किए गए वो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे, यानी वहां तक भी कनेक्शन था। कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन एक नागपुर टू बांग्लादेश हुआ, जिसके बाद वो वीडियो और पोस्ट शेयर किए गए उस पर व्यूज बटोरने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं आपके जिस संदेश या जिस अफवाह को फैलाने की कोशिश की जा रही थी उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए। जी अभिषेक, जयप्रकाश लगातार मामले की जांच पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर, जहां पंजाब पुलिस का प्रदर्शनकारी किसानों पर बड़ा एक्शन। 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली कराए गए हैं। बुलडोजर से किसानों के शेड्स को तोड़ा गया है। डल्लेवाल और पंधेर समेत 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल देर रात की वो तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बुलडोजर से इस पूरे एरिया को खाली कराया जा रहा है। किसानों के शेड तोड़े गए हैं। 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया है। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि डल्लेवाल और पंधेर समेत 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बसों में भरकर ले जाया गया इन सभी को। बुलडोजर से किसानों के शेड्स को हटाया गया। वहीं इस पूरे बॉर्डर पर डटे हुए इन तमाम लोगों को, इन तमाम किसानों को, जिसमें बड़ी खबर सामने आ रही है कि फिलहाल डल्लेवाल के साथ साथ 200 प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों पर हुई बड़ी कार्रवाई की देर रात की ये वो तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से इस बॉर्डर एरिया को खाली कराया जा रहा है।
तो 13 महीने बाद पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल 7वीं वार्ता बेनतीजा रही, नाकाम रही। इसमें किसान नेता समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल भी हुए थे वार्ता में। इसमें पंजाब सरकार ने किसानों को बॉर्डर खाली करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया गया और फिर किसानों को इस तरह बसों में भरकर वापस भेजा गया। तो शंभू खनौरी जो बॉर्डर है उसे खाली करा दिया गया 13 महीने बाद। तस्वीरें आपने देखी शंभू खनौरी बॉर्डर को किस तरीके से खाली कराया गया। बड़ी खबर यही है कि 13 महीने से बंद शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया। आंदोलन कर रहे किसानों को जिस तरीके से हटाया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। बुलडोजर से ही किसानों के जो शेड थे, टेंट थे, उन्हें तोड़ दिया गया। 200 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिए जाने को लेकर भी खबर है। यहां तक कि हिरासत में लिए गए किसानों को पंजाब पुलिस बहादुरगढ़ और कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तक ले गई, जहां किसानों ने सरकार पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने देर रात मानावाला टोल प्लाजा को बंद भी किया। आक्रोश में हरियाणा पुलिस की मदद से बैरिकेडिंग हटाई गई और फिर ये पूरा संघर्ष देखने को मिला। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, खबर पंजाब से ही है। शंभू खनौरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा रही हरियाणा पुलिस, सीमेंट बैरिकेडिंग को हटा रही है हरियाणा पुलिस। 13 महीने बाद नेशनल हाईवे खोला जाएगा। ये राहत की बात होगी, जो आवाजाही है वो सुचारू हो पाएगी इस एरिया से। ये 13 महीने का संघर्ष था जो कि किसान लगातार डटे हुए थे, अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब देखिए ये पूरा बैनर हटाया जा रहा है, इनके तंबू हटाए जा रहे हैं जो किसानों के थे और सीमेंट बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है पुलिस की ओर से। ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है पंजाब पुलिस की जो इस वक्त देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे जल्द ही खुलेगा। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि किसानों की मांगे क्या रही। इतने दिनों से किसान डटे रहे, उन्होंने क्या मांगे रखी सरकार के सामने। किसान संगठनों ने मांग की कि सभी फसलों पर एमएसपी पर जो खरीद की गारंटी है उस पर कानून बने। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ये कीमत तय हो एमएसपी की। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन भी उन्हें मिले। हालांकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू हो और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। यहां तक कि आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा भी मिले। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी, ये वो मांगे हैं जिसके तहत हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए अब 13 महीने बाद बॉर्डर को खाली कराया गया है। खनौरी बॉर्डर से ही हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा लगातार हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस पूरे मामले में किसानों की मांग और उसके ऊपर लिए गए एक्शन के बारे में लगातार हमें खबरें बताते आए हैं। पुनीत, सबसे पहले संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से देर रात इस पूरे इलाके को खाली कराया गया, सीमेंटेड ब्लॉक्स हो, यहां तक कि जो शेड्स थे उन्हें भी अब हटा लिया गया है। पुनीत, आपको आवाज मिल रही है तो संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा इलाका है खनौरी बॉर्डर के आसपास का, ये इसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और किसी भी शख्स को उधर जाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि जो 200 से ज्यादा किसान पकड़े गए हैं उनको खनौरी थाने में यहां पर रखा गया है और जो उनके घर बनाए हुए थे, शेड्स थे, उनको कल रात बुलडोजर से गिराया गया। लेकिन अभी भी तमाम कई किलोमीटर लंबा इलाका ऐसा है जहां पर किसानों के जो टेंट बने हुए थे वो अभी भी हैं, लेकिन उनमें एक भी किसान मौजूद नहीं है। फिलहाल तमाम किसानों को गिरफ्तार किया गया और जो कुछ बचे हुए किसान थे वो लोग अपने अपने टेंट को छोड़ करके चले गए। पुलिस ने पूरी तरीके से हिदायत दी है कि कोई भी किसान यहां पर अब यहां मौजूद नहीं रहेगा और इसीलिए जितने भी किसान यहां पर बचे हुए थे उन सभी को यहां से फिलहाल हटा दिया गया है। तो खनौरी बॉर्डर के आसपास का जो पूरा इलाका है पूरी तरीके से फोर्स है, किसान बिल्कुल हटा दिए गए हैं और जो बचे हुए शेल्टर इनके थे इनको भी अब हटाने की जल्द ही कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। बिल्कुल, हम पुनीत इस वक्त ताजा स्थिति बता रहे थे खनौरी बॉर्डर से किसानों को कहां इस वक्त रखा गया है, डिटेन किया गया है और धीरे धीरे रिलीज भी किया जाएगा। लेकिन मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। मोहित, लेकिन 7 दौर की जो बातचीत है वो विफल रही, नाकाम रही, अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ये जो कार्रवाई की गई पंजाब पुलिस की तरफ से, ये जबरदस्ती की गई ताकि किसानों को हटाया जा सके, आवाजाही को क्लियर कराया जा सके।
देखिए, सीधे तौर पे पंजाब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हाईवे बंद हैं उससे पंजाब को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंजाब की इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है क्योंकि जो पंजाब में रॉ मटेरियल आता है या फिर पंजाब में जो सामान बनकर दूसरे राज्यों में खास तौर पे दिल्ली हरियाणा की ओर जाता है तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी महंगा हो गया है क्योंकि रूट डाइवर्ट हैं। जो मुख्य नेशनल हाईवे हैं, जो खनौरी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, जो कि दिल्ली को जालंधर और आगे जम्मू से जोड़ता है, तो ये हाईवे बंद पड़े हैं। ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट होकर चलती हैं और ऐसे में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं जो इन बॉर्डर्स के आसपास रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर इस तरह से नेशनल हाईवे जाम करके नहीं बैठ सकते, इसी वजह से कार्रवाई की गई है। जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत है, क्योंकि जो किसानों की मुख्य मांगे हैं वो केंद्र सरकार के साथ ही हैं, वो बातचीत जारी रहेगी और केंद्र सरकार लगातार उनके साथ बातचीत कर भी रही है। हालांकि आगे बातचीत जिस तरीके से की जाएगी इस पर नजर बनाए रखें। आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया मोहित, पूरी जानकारी के लिए आपका। पुनीत, आपका भी शुक्रिया।